पता है कि किसी भी इकोनॉमी का जब बजट प्रिपेयर होता है तो उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस बजट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर नहीं पता है तो आज का ये जो वीडियो है इसमें आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। इस वीडियो में हम उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बजट का ही एक पार्ट होते हैं। अब भाई किसी भी इकोनॉमी का जब बजट प्रिपेयर होता है तो दिखती सी बात है कि उसमें बहुत से कंपोनेंट्स ऐड ऑन होते होंगे, क्योंकि उस इकोनॉमी की ग्रोथ और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो सारे ही जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं, राइट। अब ये जो कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर या फिर कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। So structure of the budget refers to the component of the budget कि भाई उस बजट में ऐसे कौन कौन से components आते हैं। Two broad components of the government budget are, तो इसमें दो जो सबसे main component हैं वो कौन कौन से हैं। एक है budget receipt, okay, including revenue receipt and capital receipt, और दूसरा है budget expenditure। तो दो यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा है, एक तो होता है बजट रिसीट और दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर भी दो दो चीजें होती हैं। जैसे कि बजट रिसीट की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, ओके। वहीं जब हम दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं दैट इज इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हम इन दोनों ही कंपोनेंट्स के बारे में बड़े ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बजट रिसीट से। सो किसी भी इकोनॉमी में जब बजट प्रिपेयर होता है तो एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि हर सेक्टर से गवर्नमेंट को कितनी इनकम होने वाली है, ओके। सो बजट रिसीट रेफर टू एस्टिमेशन मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में जितने भी सोर्सेज हैं जहां से हमें मनी मिल सकता है तो उसका क्या होता है, एक उसका एस्टिमेटेड रिसीट तैयार होती है। ब्रॉडली द बजट रिसीट्स आर क्लासिफाइड इन, और इसको भी हमने जो क्लासिफाई किया है किसमें किया है, एक तो है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है कैपिटल रिसीट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट की, ओके। सो क्या होता है, उससे पहले हम दो चीजें समझते हैं, लायबिलिटी और असेट, ओके। ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो हमने काफी बार सुने हैं। अगर कोई कॉमर्स के बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही फेमिलियर टर्म है, लेकिन अगर जो ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे होते हैं वो काफी बार इन टर्म्स से इतना फ्रेंडली नहीं होते हैं, राइट। तो उनके लिए एक बार हम इन चीजों को, इन टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। सी, एक तो होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, सो ये एक तरीके का ऐसा बर्डन होता है जो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी होती है असेट। असेट यानी कि उस पे पूरा का पूरा आप ही का अधिकार है। मान लीजिए कि मैं एक पेन मार्केट से लेके आई, ठीक है, मैंने उस पेन की जितनी भी एमआरपी है मैंने वो पे करी, ठीक है। अब मैं उस पेन को अपने घर लेके आ गई हूँ, ठीक है। अब वो पेन क्या हुआ, उस पे पूरा का पूरा मेरा अधिकार है, राइट। अब मैं उसको चाहे फेंकूं, उसको तोड़ूं, उसको यूज करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, ठीक है, वो पेन मेरा है और मैं उसको अपने तरीके से यूज कर सकती हूँ, ठीक है। ये तो होता है असेट। तो वो पेन मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरा असेट माना जाएगा, ओके। वहीं दूसरी तरफ जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि मैं मार्केट में गई, मैंने कोई चीज उधार ले ली, ठीक है, मैंने कोई भी प्रोडक्ट दुकानदार से उधार लेके आ गई, ठीक है। अब मैं घर पे ला करके, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये प्रोडक्ट वापस उनको देना है, ठीक है, तो और मेरे दिमाग में इस चीज का बर्डन है कि भाई मुझे या तो ये प्रोडक्ट देना है या इस प्रोडक्ट के पैसे मुझे चुकाने हैं अभी, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट है मेरे लिए, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एज अ लायबिलिटी मेरे लिए हो गई कि भाई मेरे को फ्यूचर में या तो इस प्रोडक्ट को रीपे करना है या तो इसकी जो भी कॉस्ट है वो मुझे उनको रीपे करनी है या फिर ये प्रोडक्ट मुझे वापस उनको देना है। तो अभी मेरे पास में जो ये प्रोडक्ट है ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। ये इसका बर्डन मेरे ऊपर है, ओके। सो सिंपल वर्ड्स में हमने लायबिलिटी और असेट ये दोनों चीजों को हमने समझ लिया है। अब हम आते हैं रेवेन्यू रिसीट पे। सो रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच shows the following two characteristics। अब रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट होती है जिसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है, these receipts do not create any corresponding liability for the government। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है, हमने लाइबिलिटी समझ लिया है कि लाइबिलिटी क्या होती है।
सो ये वो रिसीट्स होती हैं जो कि कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है गवर्नमेंट के लिए, ओके ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है। और जो सेकंड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है असेट, ओके तो यहाँ पे गवर्नमेंट पे ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना कोई असेट क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दैट इज टैक्स रिसीट्स। सो टैक्स इज अ रेवेन्यू रिसीट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे टैक्स रिसीट का एग्जाम्पल लिया है कि जो टैक्स रिसीट है वो रेवेन्यू रिसीट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं। आप अगर टैक्स पे कर रहे हो, है ना, आपके घर में आपके फादर टैक्स पे करते होंगे, मदर अगर वर्किंग है तो वो टैक्स पे करती होंगी, ठीक है। सो हम टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है, तो हमें गवर्नमेंट बदले में वापस से हमको गवर्नमेंट उस पैसे को चुकाएगी नहीं, ठीक है। सो इसलिए जैसे अगर जो हमने एग्जांपल लिया है टैक्स, तो टैक्स इसलिए हम रेवेन्यू रिसीट का पार्ट मानते हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती उस टैक्स पे, ओके। टैक्स इज अ यूनिलेटरल और वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट टू दी गवर्नमेंट। ये यूनिलेटरल होता है यानी कि एक तरफ से ही पे किया जाता है, ठीक है। अब इस पे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। मान लीजिए कि आप जाते हैं, जब भी गाड़ी लेके जाते हैं, आपका किसी कारण से चालान हो जाता है, ओके तो वो जो चालान आपका हुआ है वो पुलिस वाले के पॉकेट में तो जाएगा नहीं, वो जाएगा गवर्नमेंट के पास में। अब इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या वो चालान आपको जो चालान का अमाउंट है क्या वो आपको वापस देगी? नहीं। तो एक तरीके से ये भी क्या माना जाता है, रेवेन्यू रिसीट के अंडर में ये भी आता है, ठीक है, जो जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी लायबल नहीं है कि वो आपको वो अमाउंट वापस से देगी। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दीज रिसीट्स डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट के असेट्स हैं उसमें भी कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। तो जब भी हम रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कि ये कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, दूसरी कि गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं उसमें भी रिडक्शन नहीं होता है। अब असेट्स में रिडक्शन नहीं होने से क्या मतलब है, यहाँ इसके लिए भी एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि टैक्स रिसीट्स डू नॉट लीड टू एनी रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे टैक्स होता है, अब टैक्स हम जब पे करते हैं तो उससे क्या गवर्नमेंट के किसी असेट्स में रिडक्शन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सो इन कॉन्ट्रास्ट, वहीं दूसरी ही तरफ इफ गवर्नमेंट रिसीव्स मनी बाय सेलिंग इट्स शेयर ऑफ सम कंपनी इट कॉजेज रिडक्शन इन असेट्स। वहीं दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट अपना कोई शेयर बेच रही है, गवर्नमेंट का शेयर अगर कोई बेच रही है, गवर्नमेंट खुद अपना कोई शेयर बेच रही है, तब हो सकता है कि उसके असेट में कहीं ना कहीं कम मतलब रिडक्शन हो जाए, ठीक है। These are therefore not to be treated in the revenue receipts। और जहां पे गवर्नमेंट के असेट्स में रिडक्शन हो जाए वो चीज रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट नहीं होती है, ओके। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की तो उसमें दो चीजें मेन होती हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ भी लायबिलिटी नहीं होती है, ओके कि भाई गवर्नमेंट उस चीज को जो भी अमाउंट है वो आपको वापस से रीपे करने वाली है ना, किसी भी फॉर्म में। तो ऐसा नहीं होता है। फिर दूसरी चीज आती है कि गवर्नमेंट के जो असेट्स होते हैं उसमें रिडक्शन नहीं होता है, ओके। सो आप टैक्स पे कर रहे हो या आपका कोई चालान कटता है, सो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है इसमें गवर्नमेंट आपको वापस से वो रीपे नहीं करेगी। सो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि गवर्नमेंट इन चीजों के लिए लायबल नहीं है, लेकिन ये जो अमाउंट है वो सीधे कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। वहीं दूसरी चीज जो कि हम एसेट रिडक्शन की जिसमें हम बात करते हैं, सो वो भी यहाँ पे नहीं होता है, ओके। In short, revenue receipts of the government are those money receipts which do not create a liability for the government as well as do not lead to reduction in the asset of the government. So दो चीजें यहाँ पे main है, no liability, no reduction in asset. सो नो लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा पॉइंट है नो रिडक्शन इन गवर्नमेंट असेट, और ये मिलकर के क्या बनाता है, रेवेन्यू रिसीट, ओके। सो यहाँ पे रिसीट इज व्हाट, रिसीट इज कि भाई पैसा कहां से आ रहा है, दैट इज
रिसीट, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने दो चीजें जो मेन है वो ये है कि गवर्नमेंट ये इसके अंडर में वो सारी इनकम आती है जिससे कि सबसे पहली चीज, जिससे कि गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, और दूसरी कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस नहीं होते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें आगे। रेवेन्यू रिसीट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। तो यहाँ पे हम बजट के कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी जो कि कौन से होते हैं, दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बजट रिसीट और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। अब इसको भी ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। अगर हम बात करते हैं बजट रिसीट की, तो ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट को अब जब हम पहले पढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू रिसीट भी कितने तरीके के होता है, दो तरीके का होता है, टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट। अब इन सब को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। A tax is a compulsory payment to the government by the household, firms or the other institutional units. So tax क्या है, ये compulsory payment है। किसके थ्रू होता है, किसी भी हाउस होल्ड के थ्रू, किसी फर्म के थ्रू, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल यूनिट के थ्रू। So the taxpayer cannot expect any service or benefit from the government in return. अब जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करते हैं, वो बदले में कोई किसी भी तरह की क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, कोई सर्विस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट से। ओके, और ये क्या एक तरीके से अगर इसको हम वन वर्ड में डिस्कस करें तो ये क्या होता है, लायबिलिटी, कि भाई गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे टैक्स पे करने वाले के लिए नहीं बनती है, राइट। So tax is a compulsory payment made by the individual, household or a firm to the government without reference to anything in return. ओके, सो टैक्स की अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो आपको ये चीज, ये डेफिनेशन जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अब यहाँ पे हम टैक्सेस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तीन तरीके के टैक्सेस होते हैं। सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, फिर आता है वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक, फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। ओके, इससे क्या होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए हम ज्यादा ठीक मानते हैं कि भाई जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे और जो गरीब हैं वो थोड़ा कम टैक्स पे करेंगे। वहीं रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसमें पुअर सेक्शन जो होता है उन पे टैक्स बर्डन ज्यादा होता है। फिर आता है वैल्यू एडेड टैक्स, तो प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड होती है तब उस गुड पे जब टैक्स लगता है, दैट कम्स अंडर वैल्यू एडिशन। फिर आता है स्पेसिफिक टैक्स, तो ये कमोडिटी के साइज के बेसिस पे टैक्स लग गया, वेट के बेसिस पे टैक्स लग गया। सो इस तरीके के जब क्राइटेरिया पे टैक्स लगता है तो वो किसके अंडर में आता है, स्पेसिफिक टैक्स के अंडर में आता है। डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स हमें पता है कि जब डायरेक्टली कोई टैक्स पे करता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स का हम समझते हैं मतलब कि इनडायरेक्टली जब कोई टैक्स पे करता है, मतलब एक का टैक्स उस पे बर्डन नहीं होके दूसरे पे बर्डन, जैसे कि जीएसटी हमारा एग्जाम्पल है। अभी इनको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। सो टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डिपेंडिंग ऑन द रियल बर्डन ऑफ टैक्सेशन, कि भाई टैक्स का जो रियल बर्डन है वो किस पे है, ये किसके अंडर में आता है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव में। सो डिटेल्स आर एज अंडर। सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं। अ टैक्स इज टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस व्हेन द इंक्रीज इन द इनकम, जब जैसे ही इनकम में इंक्रीज होगा तो वैसे ही जो रेट है टैक्स की वो भी इंक्रीज होगी, सो दैट द रियल बर्डन ऑफ टैक्स इज मोर ऑन द रिच। इससे क्या होगा कि जो रिच सेक्टर है उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स का बर्डन होगा एंड लेस ऑन दी पुअर, और जो गरीब वर्ग है उन पे थोड़ा सा टैक्स का बर्डन कम होगा। सो एग्जाम्पल, टैक्स रेट इज 10% फॉर इनकम बिटवीन 2 to 5 लाख। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जिसकी 2 से 5 लाख तक की इनकम है उनके ऊपर टैक्स रेट कितनी लगती है, 10% की उन पे टैक्स रेट लगती है। ओके, सो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि भाई जिनकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे और जिनकी इनकम थोड़ी कम है वो कम टैक्स पे करेंगे। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी तो उनका टैक्स रेट भी वैसे वैसे बढ़ेगा। ओके, सो इट इज 15% फॉर द इनकम बिटवीन ₹5 to 10 लाख, और जैसे जैसे इनकम बढ़ी, जैसे कि जो 2 से 5 लाख
कि जिनकी इनकम थी वो 10% पे कर रहे हैं, जिनकी 5 से 10 लाख इनकम है वो 15% पे कर रहे हैं। ओके, 10 टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, वैसे ही टैक्स रेट भी इंक्रीज होगी। फिर आता है दूसरा टैक्स, दैट इज रिग्रेसिव टैक्स। सो अ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। जब ये वो टैक्स होते हैं जब जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन पे जो बर्डन है टैक्स का वो ज्यादा होगा। ठीक है, इफ अ पर्सन विथ ₹1 लाख एज हिज मंथली इनकम पेज 10% इनकम टैक्स, अगर किसी की इनकम 1 लाख है और अपने इनकम का 10% टैक्स पे करता है और पेज 10,000, ही स्टिल हैज अ बैलेंस ऑफ ₹90,000 पर मंथ, फिर भी उसके पास में 90,000 रुपए पर मंथ रहते हैं। But if a person with ₹5,000 as his monthly income has to pay 10% income tax or pays 500, it might mean cut in his essential consumption leading to poor diet and therefore poor health। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए है तो उन पे अगर 10% लगता है तो उनके पास में फिर भी 90,000 रुपए रहते हैं उनके कंजम्पशन के, उनके खर्चे के लिए। ठीक है, वहीं अगर किसी की इनकम 5,000 है और 5,000 इनकम वाले व्यक्ति पे भी अगर 10% टैक्स लग रहा है तो उनके पास में बहुत ही कम अमाउंट रह जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि वो उनको कहीं ना कहीं अपने कंजम्पशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और वो चीज़ उनकी कहाँ पे दिखेगी, उनकी पुअर हेल्थ पे जाकर के दिखेगी। Thus, a constant rate of taxation on the rich and the poor is a regressive tax, okay, as it causes a greater real burden on the poor than the rich। तो ये जो constant rate है ना, जो कि rich और poor पे बिल्कुल equal है, इससे क्या होगा कि जो rich व्यक्ति है, जो अमीर आदमी है, उसके लिए तो बेयरेबल है, लेकिन वही जो गरीब व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा। वैल्यू एडेड टैक्स और वीएटी, वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स। सो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which is imposed on value added at the various stages of production। so production के अलग अलग stages पे जब भी टैक्स लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स जब लगता है, और ये क्या किस तरीके का टैक्स होता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। वैल्यू एडेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस जब भी चलता है ना, जब भी प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और एक आउटपुट में तब्दील हो जाते हैं, ओके, कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड, कि भाई एक इंटरमीडिएट गुड था उसमें वैल्यू ऐड करी गई तब जाकर के वो एक फुल आउटपुट में कन्वर्ट हुआ है। ओके, सो इट इज इम्पोज्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब ये हर प्रोडक्शन के स्टेज में एड ऑन होता है। जीएसटी इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। अब यहाँ पे जीएसटी का यहाँ पे जिक्र किया है कि जीएसटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड टैक्स है। फिर आता है स्पेसिफिक टैक्स। सो व्हेन अ टैक्स इज लेवाइव्ड ऑन द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी पे जब कोई टैक्स लगता है, किस बेसिस पे, उसकी यूनिट के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे, उसके वेट के बेसिस पे, सो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। अपन जब भी कोई कुरियर करते हैं किसी दूसरी जगह पे तो क्या होता है कि भाई उस कुरियर पे कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, कुछ भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो उसके साइज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, राइट। तो वो टैक्स किसके अंडर में आता है? स्पेसिफिक टैक्स के अंडर में आता है। A direct tax is the one, the final burden of which is borne by the person on whom it is imposed। अब क्या होता है कि जिस पे वो टैक्स लगा है फाइनल बर्डन भी उसी व्यक्ति पे जब होता है तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है, अब इनकम टैक्स क्या होता है, जैसे अगर मैं इनकम टैक्स पे कर रही हूँ तो वो टैक्स मुझ पे ही लगा है और मैं ही पे कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन एंड ही हिमसेल्फ बेयर्स इट्स बर्डन। अगर इनकम टैक्स किसी पर्सन की इनकम पे लगता है, जैसे कि मेरी इनकम पे अगर इनकम टैक्स लगता है तो वो मैं ही पे करूंगी, मेरी इनकम से वो पे होगा। ओके, एंड दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। अब मैं वो जो बर्डन है वो किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ टू एनी अदर पर्सन।
इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो सारे टैक्सेस जिनके नाम हमने यहाँ पे लिए, ये किसके एग्जाम्पल हैं? डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। According to Professor Dalton, a direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed. So, legally जिस भी व्यक्ति पे टैक्स इम्पोज होता है तो और वो ही पे कर रहा है तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। सो इन इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन हुज इनिशियल बर्डन और इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन बट ही सक्सीड्स इन शिफ्टिंग द बर्डन टू अनदर पर्सन। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि इनिशियल बर्डन किसी व्यक्ति पे होता है लेकिन उसका जो बर्डन होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति पे होता है। जीएसटी इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। इट इज लेवाइड ऑन द प्रोड्यूसर्स। अब जीएसटी जो है वो किसी प्रोड्यूसर पे लगता है और प्रोड्यूसर कहाँ से वसूलते हैं? हम लोगों से। सो they are paid this tax to the government but they charge this tax from the buyers by adding it to the price of the goods। अब वो हम लोगों से वसूलते हैं कैसे कि उस गुड पे वो जो भी गुड्स वो बेच रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे, एक तरीके से जो उनका जो टैक्स का बर्डन है वो हम लोगों तक शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। According to Professor Dalton, an indirect tax is imposed on one person but paid partially or wholly by another। एक व्यक्ति पे लगता है लेकिन कोई दूसरा ही व्यक्ति उसको पे करता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। इट इज द डायरेक्ट टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड। डायरेक्ट टैक्स जो जिस पे लीगली इम्पोज हुआ है वो ही अगर उसको पे कर रहा है देन दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इट इज द टैक्स which is imposed on one person but paid by another। और indirect tax एक व्यक्ति पे impose होता है लेकिन पे उसे कोई दूसरा व्यक्ति करता है। The burden of direct taxes cannot be shifted। अब इसका burden shift नहीं किया जाता है, इसका burden shift किया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? प्रोग्रेसिव नेचर होता है ना। हमने देखा था कि जिनकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा परसेंटेज पे करेंगे टैक्स रेट का, जिनकी इनकम कम है वो कम रेट पे करेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं कि भाई एक ब्रेड का पैकेट है जो कि 10 रुपए से 15 रुपए हो गया है, अब वो अमीरों के लिए भी वो 15 रुपए का ही है और गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी वो 15 रुपए का ही है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और यहाँ पे एग्जाम्पल है जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज। ओके, तो अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स की। अब ये वो रिसीट्स होती हैं जो कि टैक्स के अलावा रिसीव होती हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। टैक्स के अलावा, तो टैक्स के अलावा जितने भी सोर्सेज है जहां से इस तरीके की जो रिसीट्स हैं वो अराइज होती हैं, दैट कम्स अंडर नॉन टैक्स रिसीट्स। अब जैसे कि हो गई फीस। सो अ फी इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर सर्विस दैट इज रेंडर्ड टू द पीपल। अब जैसे गवर्नमेंट से हमें जो भी सर्विस मिलती है, मान लीजिए कि हमें कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फीस पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी सर्टिफिकेट है वो बनता है। ओके, तो इस तरीके के सर्टिफिकेट के लिए क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी होती है? क्या उनके एसेट में कहीं कोई रिडक्शन होता है? नहीं होता है, लेकिन हम फीस पे करते हैं। So example, land registration fees, birth and death registration fees, passport fees, court fees, etc. It is to be noted that fee is not a payment या फिर price for the commercial service। फिर आता है it is the payment, ये वो पेमेंट है for administrative and judicial service provided to the people। ये कोई कमर्शियल सर्विस नहीं है, ये जुडिशियल सर्विस है या फिर कह सकते हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जो कि लोगों के लिए है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फाइन। सो फाइन आर दोज पेमेंट्स व्हिच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। अब इसका एग्जांपल हमने समझा था कि अगर मान लीजिए कोई चालान हो जाता है तो जब हम क्या उस चालान को जब हम पे करते हैं तो क्या होता है कि भाई हम पे कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी हमारे लिए नहीं बनती है, राइट, और कोई रिडक्शन भी नहीं होता है उनके एसेट में। सो दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग लॉज। द एम इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू। यहाँ पे गवर्नमेंट का एम रेवेन्यू अर्न करना नहीं है बट टू मेक पीपल रिस्पेक्टफुल टू द लॉज। लेकिन यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदार बनाना ही मेन एम है। फिर आता है एस चीट। सो एस चीट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट
which arise out of the property left by the people without a legal hire। अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई घर है मान लीजिए और किसी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि उस घर के जितने भी लोग थे वो सब खत्म हो गए। अब वो जो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार किसके पास, किसको मिलेगा उसका अधिकार? भाई आगे पीछे उस प्रॉपर्टी का कोई भी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किसके अंडर में आ जाएगी? गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी। सो देयर आर नो क्लेमेंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, द गवर्नमेंट मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो उस प्रॉपर्टी के जब कोई भी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है और उससे रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। फिर आता है स्पेशल असेसमेंट। So special assessment is that payment which is made by the owner of those properties whose value has appreciated due the developmental activities of the government। अब गवर्नमेंट की कुछ ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है उसमें एप्रिसिएशन हुआ है, उसकी जो वैल्यू है उसमें बढ़ावा हुआ है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ी है, तब वो जो ओनर है वो जब गवर्नमेंट को पे करेगा तो वो भी इसके अंडर में आएगा। किसके अंदर? नॉन टैक्स रिसीट्स का ही पार्ट वो बनेगी। अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल जैसे कि व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स की वजह से, या फिर प्रोविजन ऑफ सीरेज सिस्टम, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन एटसेट्रा, वैल्यू ऑफ द नेबरिंग प्रॉपर्टी और इट्स रेंटल वैल्यू एप्रिशिएट्स। तो इन सब चीजों के पास में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। देन अ पार्ट ऑफ the development expenditure is recovered from owners of such property। फिर क्या होता है कि इस डेवलपमेंटल एक्टिविटी से जिसके भी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन हुआ है उनसे एक पार्ट रिकवर किया जाता है। ओके, एज बाय द वे ऑफ स्पेशल असेसमेंट। किस वे में किया जाता है? स्पेशल असेसमेंट के तरीके से किया जाता है। फिर आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो सेवरल एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि इंडियन रेलवेज, ननगल फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री, इंडियन ऑयल, भेल स्टील प्लांट एटसेट्रा। सो प्रॉफिट ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। सो इस तरीके की जो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं, ठीक है, इनमें जब प्रॉफिट होता है तो वो किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो इन सारी एंटरप्राइजेस को जब भी प्रॉफिट होता है तो वो किसके अंडर में आता है? वो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ही काउंट होता है। फिर है हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। अब 2G और 3G जैसे जो स्पेक्ट्रम है, इनकी जितनी ज्यादा सेल होगी तो गवर्नमेंट को उतना ज्यादा रेवेन्यू उनका मिलेगा। सो इनकम फ्रॉम द स्केल स्पेक्ट्रम हैज इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रांट्स एंड डोनेशंस। सो ग्रांट्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। इट इज वेरी कॉमन फॉर द पीपल to offer donations and grants to the government when there are natural calamities like earthquake, floods and famine। So natural calamities अगर कभी होती है तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट को काफी लोग एज अ डोनेशन कुछ ना कुछ अमाउंट देते हैं, और ऐसे करके जब बहुत सा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रेवेन्यू की तरह वर्क करता है। ओके, सो ये सारे जो हमने पढ़े ये क्या थे? ये थे नॉन टैक्स रिसीट्स। ये सब किसका पार्ट थे? नॉन टैक्स रिसीट्स का पार्ट थे। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सब टैक्स रिसीट्स का पार्ट है। हमने भाई अभी तक रेवेन्यू रिसीट्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज कैपिटल रिसीट्स। सो कैपिटल रिसीट्स आर दोज मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनकी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे पहले रेवेन्यू रिसीट जो हमने पढ़ा उसकी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहली चीज क्या थी कि गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो कुछ नहीं है, देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर दूसरी क्या थी? देयर इज नो रिडक्शन इन द असेट। अब यहाँ पे क्या है? ईदर, यहाँ पे या तो है ना, और लगेगा दोनों की चीजों के बीच में, दोनों ही चीजें हैं। या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी होगी कहीं कुछ ना कुछ, या फिर यहाँ पे रिडक्शन इन असेट ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज यहाँ पे देखी जा सकती है। So these receipts create a liability for the government. For example, loan by the government are a liability. अब अगर हम लोन लेते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, हमने लोन लिया तो हम ऐसा तो है नहीं कि भाई हम पे नहीं करेंगे उस लोन को, ऑफ कोर्स हमें वो लोन तो पे करना पड़ेगा। सो दिस इज अ लायबिलिटी, देयर आर टू बी पेड बैक, देयर आर देयरफॉर द कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसलिए ये किसके अंडर में आते हैं? ये कैपिटल रिसीट के अंडर में आते हैं, जिसमें लायबिलिटी
होती है। ओके, These receipts cause reduction in the asset of the government। और दूसरा इसका क्या है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के असेट में भी रिडक्शन देखने को इसमें मिलता है। As stated earlier, money received by the government, अब अगर गवर्नमेंट ने अपना कोई शेयर बेचा है और उससे उनको इनकम हुई है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कैपिटल रिसीट का एक पार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो असेट है उसमें रिडक्शन हुआ है। ओके, so government by selling shares would cause reduction in the asset of government. These are therefore to be treated as capital receipt. In short, capital receipt are those money receipts of the government which either create a liability for the government or cause a reduction in its asset. तो या तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती है। लाइबिलिटी कैसे, अगर गवर्नमेंट लोन ले ले, है ना, गवर्नमेंट अगर लोन ले तो गवर्नमेंट को वो पे तो करना ही पड़ेगा एक टाइम पे, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी तो गवर्नमेंट की यहाँ पे क्रिएट होती है। दूसरा पॉइंट है, या फिर गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं उसमें रिडक्शन हो। ओके, अब इन इंडिया कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट आर ऑफन क्लासिफाइड एज अंडर। अब यहाँ पे कैपिटल रिसीट को 3 तरीकों से क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स, दूसरा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, एंड द थर्ड वन इज अदर रिसीट्स। अब इन तीनों को ही एक एक करके हम पढ़ते हैं। सो रिकवरी ऑफ लोन, सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिकवरी ऑफ लोन। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि आरबीआई जो है वो क्या करती है, वो लोन देती है। अब कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं क्राइसिस को फेस करने के लिए। व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस्ड। जब भी ये लोन रिकवर किए जाते हैं, यानी कि आरबीआई जब भी इन लोन्स को रिकवर करती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट के असेट्स में कहीं ना कहीं रिडक्शन देखने को मिलता है। अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसीट्स। फिर दूसरा आता है हमारे पास में बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। While lending create assets, borrowing creates liabilities। अब जैसे लेंड करने से क्या होता है, असेट क्रिएट होता है, वैसे ही उधार मांगने से लाइबिलिटीज क्रिएट होती है। अकॉर्डिंगली बोरोइंग्स आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स, इसलिए जो बोरोइंग है उसको भी एज अ कैपिटल रिसीट ट्रीट किया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम, अब गवर्नमेंट किन किन से बोरो करती है पैसे, द जनरल पब्लिक से, ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड मार्केट बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग कहते हैं जिसे। फिर दूसरा आता है आरबीआई से या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। इससे क्या होगा, बोरो करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनकी लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी। फिर आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज अदर रिसीट्स। सो दीज इंक्लूड आइटम्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, इट इज ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर्स। अब ये कब होता है, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच देती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के असेट्स में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो भी शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स को जब बेच देती है तो इनके असेट्स में कहीं ना कहीं रिडक्शन होता है। It involves transfer of ownership of public sector enterprises to the private entrepreneurs। तो इससे क्या होता है, एक चीज तो असेट की हमने डिस्कस कर ली, दूसरी चीज होती है ओनरशिप। अब ओनरशिप भी पब्लिक से किससे ट्रांसफर हो जाती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को शिफ्ट हो जाती है, लीडिंग टू प्राइवेटाइजेशन, जिससे कि प्राइवेटाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ता है। मनी रिसीव्ड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। अब डिसइन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आता है इसको कैपिटल रिसीट इसलिए ट्रीट किया जाता है बिकॉज इट कॉजेज रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के असेट में कहीं ना कहीं रिडक्शन होता है, ओनरशिप भी इससे जाती है, ठीक है। और इससे बेचने से जब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट को बेच देती है तो इससे जो अमाउंट आता है वो किसका पार्ट होता है, कैपिटल रिसीट का ही वो पार्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, दोनों के बीच का एक डिफरेंस है हमारे पास में, जिससे कि क्या होगा, एक ओवरव्यू हमको मिल जाएगा भाई। सो आज के इस वीडियो में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उस सब का एक ओवरव्यू हमें मिल जाएगा। सो डिफरेंस इन मीनिंग, अब यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग है, सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट इम्पैक्ट असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। सो या इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी असेट है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है।
असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, ना वो बढ़ती हैं ना वो कम होती हैं। वहीं जब हम कैपिटल की बात करते हैं, सो इट इम्पैक्ट ऑन असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। असेट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, और लाइबिलिटीज क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि असेट्स में तो रिडक्शन हो जाता है और लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ये हमने पढ़ा है। डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस, अब सिग्निफिकेंस के अगर डिफरेंस देखें हम, तो रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। रेवेन्यू रिसीट से क्योंकि कोई लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं होती, इसलिए फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी बर्डन नहीं होता है। कैपिटल रिसीट्स ऑफन लीव बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, एग्जाम्पल बोरोइंग लीव द बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब बोरोइंग से क्या होगा कि भाई वो तो चलो जो अभी जो जनरेशन है वो तो चलो ठीक है अपना समय निकाल लेगी, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है उनके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन क्रिएट हो जाता है। हाई रेवेन्यू रिसीट्स एज टैक्स रिसीट्स पॉइंट टू साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ये इसमें जो एज टैक्स रिसीट्स जो हम पढ़ते हैं, रेवेन्यू रिसीट में भी जो हम टैक्स रिसीट्स पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करके रखती है। अब यहाँ पे क्या है कि हाई कैपिटल रिसीट्स जैसे कि बोरिंग हो गया या डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, पॉइंट टू पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अब इसके अंदर जिसमें हम कैपिटल रिसीट की बात कर रहे हैं, अब इसमें अगर बोरोइंग ज़्यादा हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी की हेल्थ इससे काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाए। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करी हैं। सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि भाई बजट के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो आपको पता है कि बजट के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो एक होता है बजट रिसीट और दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर। ओके, अभी हम वीडियो में क्या डिस्कस किया है, बजट रिसीट हमने डिस्कस किया है। अब ये इसके भी दो पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। सबसे पहला हमने डिस्कस किया है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा हमने डिस्कस किया है कैपिटल रिसीट। जब हम रेवेन्यू रिसीट डिस्कस कर रहे थे तो इसके अंदर भी हमने दो तरीके से किया था, एक थे टैक्सेस और एक थे नॉन टैक्सेस। टैक्सेस में हमने बहुत तरीके टैक्सेस पढ़े, जैसे कि रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स। और नॉन टैक्सेस में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि फीस हो गया, फाइन्स हो गया, एक्सचीट हो गया, ग्रांट्स एंड डोनेशन हो गए, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। ओके, फिर हमने डिस्कस किया कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट में भी हमने तीन चीजें डिस्कस करी, कौन कौन सी, एक थी बोरोइंग, एक थी रिकवरी ऑफ लोन्स और थर्ड वन वाज अदर रिसीट्स। ठीक है, सो आई होप कि आज के इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।